बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। न्यूज़ की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ के अलावा आप तमाम को दिलचस्प प्रोग्राम से एंटरटेन करने की गर्ज से BBN चैनल लॉन्च कर रहा है एक और यूट्यूब चैनल BBN कॉमेडी शो। इस चैनल पर आप एंटरटेनिंग प्रैंक शोज देख सकते हैं जो बहुत जल्द अपलोड भी हो जाएंगे। भाई लाजी एम्बुलेंस इधर। यहाँ थी, कोई एम्बुलेंस नहीं आती। कहीं भी नहीं आती। यहाँ थी साहब, मैं आपको पहचान दो नहीं, मैं आप मेरे को हौला समझ रही। आप मेरे भाव नहीं है। मेरे को आप हौला समझ रही। आप मेरे भाव नहीं है। मैं लौंड बना कर आपका भौने नहीं हूँ, आप मेरे साले नहीं है, मैं आपका साला नहीं हूँ, आप मेरे भौने नहीं है। मैं आपको नहीं पहचान दूँ। अरे गुस्से में कहीं को अरे मैं कैंची ऊपर आ जाएंगी मुंह पे। बात से बात कर रहा हूँ, कैंची मुंह में आने दो, पेट में रहने दो, नीचे से निकल जाने दो, मेरे को टेंशन नहीं है उसका। गुस्से में आके मेरे पे बात कर रहे हैं। पहले फाइनेंस चाहिए मैंने बने चीटिंग का केस बुक करता हूँ मैं आप पे। पता? हाँ फिर नहीं है तो मैं बुक करता हूँ आप पे। कहीं को बुक करते आप? अरे मैं नेट लिया तो गाड़ी बताओ, फाइनेंस से बोलेगा कि मेरे पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। YouTube पर BBN कॉमेडी शो को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिलचस्प प्रोग्राम्स को देखिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। LRS के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, अदालत ने तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु को जारी की नोटिस। गैर मंजूरा लेआउट्स की इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक तेलंगाना हाई कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने रियासती हुकूमत के कौल और फेल में पाए गए तजाद के लिए जाहिर की बरहमी। कल होगी दोबारा समाअत। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और बेकाबू महंगाई को लेकर बशीरबाग पर कांग्रेस का एहतजाज। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में नाकाम होने का मरकज की बीजेपी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। – 2022 में यूपी में होने वाले इलेक्शन की असदुद्दीन ओवैसी ने बिछाई चुनावी बिसात। राजभर से की मुलाकात, बिहार की तर्ज पर बनाएंगे नया गठबंधन। असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी को जवाब, कहा मुस्लिम वोट आपकी भी जागीर नहीं, अपनी पार्टी को संभालने का दिया मशवरा। असदुद्दीन ओवैसी को पैसों से खरीदने वाला दुनिया में कोई शख्स नहीं हुआ पैदा। तेलंगाना के वजीर KTR ने वनस्थलीपुरम में 324 डबल बेडरूम मकानात का किया इफ्तिताह। कहा गरीबों से 1 रुपया भी लिए बगैर हुकूमत कर रही है डबल बेडरूम मकानात की तामीर। और अब खबरों की तफसील। लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम यानी LRS के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी की समाअत हुई। तेलंगाना के जनगांव से ताल्लुक़ रखने वाले जय सागर राव नामी शख्स ने मफाद आम्मा की अपनी अर्जी में इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुनासिब तज्ज़िये के बगैर इस स्कीम पर अमल किया जा रहा है। जस्टिस L नागेश्वर राव की ज़ेर क़यादत एक सैरुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि गैर मंजूरा लेआउट्स रियल इस्टेट वेंचर्स के कारोबारियों और मुतल्लिका अहदेदारों को छोड़कर हुकूमतें अब प्लॉट ओनर्स और मकान तामीर करने वालों को LRS के लिए हरासा कर रही है। ताहम उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर तरतीब करदा लेआउट्स ही हैदराबाद और तमिलनाडु में सैलाब व मुतादिद मसाइल का बाइस हैं। दरख्वास्त गुजार ने गैर कानूनी तौर पर ऐसे लेआउट्स को इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अदालत से मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से LRS के बारे में ऐलान किए जाने के बाद सितंबर की 1 तारीख से अक्टूबर की 31 तारीख तक 2 महीनों के दौरान रियासत भर से LRS के लिए लाखों की तादाद में दरखास्तें मौसूल हुई हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के मुतालिक रियासती हुकूमत अपने कौल और फेल में इंतहाई तजाद की मुर्तकब पाई गई। ताहम तेलंगाना हाई कोर्ट ने नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन पर जुमेरात तक के लिए स्टे लगा दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए पुराने तरीक़ेकार पर अमल करने की हिदायत के बावजूद अमल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अदालत की नोटिस में लाया कि रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत आधार की तफसीलात हासिल कर रही है। बाद-ए-आज़ा अदालत ने हुकूमत को मुकम्मल तफसीलात के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए कार्रवाई को कल यानी जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया।
रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और बेकाबू महंगाई पर लगाम लगाने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने आज हैदराबाद के बशीरबाग चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान उन्होंने हाथों में गैस सिलेंडर लिए हुए एहतजाज किया और नारेबाजी की। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। जब से बीजेपी बढ़ते दाम जनता पार्टी पावर में आई है, तब से हर जगह जो है महंगाई की दुहाई है। इस साल 2020 में कई बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। अगर देखा जाए, एक गरीब के घर में एक बजट फिक्स रहता, उस बजट में अगर 50 रुपए भी बढ़ गए तो उनके चूल्हे के ऊपर मार पड़ती। जब से ये बढ़ते दाम जनता पार्टी आई है, तब से पूरे देश का सत्यानाश हुआ है। प्याज बढ़ गई, बीच में टमाटर बढ़े थे, दालों के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ गए। क्योंकि ये पार्टी जो है, ये आम जनता की पार्टी नहीं है, रोड से जुड़े हुए गरीबों की पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जो गरीबों की, किसानों की, रोड से जुड़े हुए की पार्टी है। यूपी में 2022 में होने वाले इलेक्शन की असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी बसात बिछा दी है। यूपी के सीनियर लीडर राजभर से उन्होंने मुलाकात करते हुए बिहार की तर्ज पर नया गठबंधन बनाने का इशारा दिया है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। सियासत में अपनी पार्टी को मजबूत करने और नए गठबंधन की तलाश में MIM सुप्रीमो और हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर के बाद उन्होंने पीस पार्टी के लीडर अब्दुल मन्नान से भी मुलाकात की। अब्दुल मन्नान ने पीस पार्टी छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की है। इस मौके पर राजभर के साथ मुलाकात और उनके साथ गले मिलते हुए फोटोज और वीडियोज काफी वायरल हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सियासत में जब दो लोग एक साथ मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब आप समझते ही हैं। उन्होंने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ के सरबराह शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिवपाल सियासत में एक बड़ा चेहरा है, इनसे भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की कामयाबी में राजभर का बड़ा रोल रहा है और यही वजह है कि हमें कामयाबी मिली। बात का तो इकरार करना पड़ेगा कि जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। देखिए आगे अभी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको बता पाएंगे। और किस किस राजनीतिक पार्टियों से टच में हैं, किससे बात चल रही है? क्या सिर्फ छोटी पार्टियों का जो है एजेंडा है या किसी बड़ी पार्टी से भी राब्ता है? अभी तो आपके सामने जो है हम लोग आपके सामने रखे हैं, तो आगे देखिए फ्यूचर में क्या होता है उसके बारे में बता देंगे। सर, बिहार में जिस तरीके से आपने एक अच्छा मैंडेट हासिल किया, तो क्या उसके बाद आपको एहसास हो कि यूपी में हम लोगों को चलना चाहिए? बिहार में जो हमको कामयाबी मिली उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे। इसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी, हम लोग ने सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। यकीनन MIM की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखें। दूसरी जानिब असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए जहां दावा किया कि यूपी में वो MIM और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे, वहीं यूपी इलेक्शन में जीतकर इख्तिदार भी हासिल करेंगे। प्रजापति जी, बाबूराम पाल जी, अनिल चौहान जी, राम सागर सिंह जी और रमाकांत कश्यप और भारतीय समाज पार्टी मिलकर के एक मोर्चा हम लोगों ने बनाया जिसका नाम भागीदारी संघर्ष। आज आपके सामने माननीय ओवैसी जी ने भी इस मोर्चे में शामिल होने का ऐलान किया है। 22 का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। सर, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते रहे। इनके साथ आपका गठबंधन कैसे चलेगा? अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो बी टीम तो समाजवादी पार्टी है ना,
सी टीम बसपा है, डी टीम कांग्रेस है। कैसे वो हैं? यहाँ तो अभी तो उनका खाता भी नहीं खुला है, तो कैसे टीम बना दिए आप 22 में बताइएगा, देखिए हम कौन सी टीम बनते हैं। सर क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो ओवैसी साथ गठबंधन करेंगे आपसे कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा, हम लोग सरकार बनाएंगे। बहरहाल बिहार की तर्ज पर छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया था और शानदार मुजाहिरा किया था। इसी फार्मूले को लेकर अब यूपी में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साल 2022 के यूपी इलेक्शन में छोटी पार्टियों के हमरा ही एक मजबूत गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयानात पर जवाब दिया है। आइए जानते हैं क्या कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। वेस्ट बंगाल इलेक्शन में उतरने के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐलान के बाद जब सबकी निगाहें ममता बनर्जी पर अटकी हुई थी, तब ऐसे में ममता बनर्जी ने MIM को लेकर बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुस्लिम वोटों को बांटने की साजिश कर रही है। उनके इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को नसीहत भी की और उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद भी किया। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर तबसरा करते हुए बंगाल के वज़ीर आला को एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि पहले वो ये देखें कि उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। ANI के एक ट्वीट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को पैसे देकर खरीद सके। ममता बनर्जी के इल्ज़ामात को उन्होंने बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया। ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी को वोट देने वालों की तौहीन की है। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि मुस्लिम वोटर तो आपकी भी जागीर नहीं है। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस या कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी को लेकर पूरे भारत की निगाहें हैदराबाद पर टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की तैयारी कहां तक पहुंची है और ये कब तक शहरियों को मिलेगी। अगले साल यानी 2021 के जनवरी महीने में आने वाले त्योहार, संक्रांति और पोंगल के करीब तेलंगाना कोविड-19 के वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार शुरू कर देगा। तेलंगाना के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि पहले डोज में 8 से 10 दिनों के अंदर 80 लाख लोगों को टीका दिए जाने का टारगेट रखा गया है। इसके 4 हफ्तों बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। हालांकि फिलवक्त किसी भी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन जराये का कहना है कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों के वैक्सीन मौजूदा हालात में ज्यादा मुनासिब दिखाई दे रहे हैं। तीसरी वैक्सीन फाइजर की है, लेकिन इस वैक्सीन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसे -70 डिग्री सेल्सियस के कोल्ड चेन में रखना होता है। ऐसे में फिलहाल टेक्निकल और लॉजिस्टिक लिहाज से ये मुश्किल होगा। वहीं ये भी जानकारी है कि फाइजर की वैक्सीन दीगर दोनों वैक्सीन से काफी महंगी भी होंगी। तेलंगाना में सभी मार्क्ड ग्रुप्स और वायरस से ज्यादा खतरे में रहने वाले ग्रुप्स के वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी हो रही है। यहाँ का कोविड-19 वार रूम अब वैक्सीनेशन का कंट्रोल रूम बन गया है, जहाँ पर इसके लिए प्लानिंग, ट्रेनिंग और जनवरी के मिडिल से 80 लाख लोगों से टीका देने के अमल की शुरुआत को लेकर मंसूबाबंदी की जा रही है। जी श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना दिसंबर के आखिर तक इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी के मिडिल से वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हम मंसूबे के हिसाब से तय की गई आबादी को 8 से 10 दिनों में वैक्सीनेट करने को तैयार हैं। उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना को 80 लाख लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 2 शॉट के लिए 1.6 करोड़ डोज दिए जाएंगे। पहले ग्रुप में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 3 लाख डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और टेक्नीशियन हैं। दूसरे ग्रुप में फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार और फौज के अफसरान शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी में 50 साल से ऊपर के लोग हैं, जो कि रियासत की 18% आबादी है। चौथा ग्रुप उन लोगों का है जिनकी उम्र 50 साल से कम है और वो कोम आर्बिट बीमारियों से मुतासिर हैं। इनकी तादाद 2 से 3% है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।